खुल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। द कश्मीर फाइल फिल्म के बहाने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि बतौर सीएम रहते उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन का पूरा ग्राउंड तैयार किया। इन आरोपों पर फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और आज तक से खास बातचीत में तत्कालीन केंद्र सरकार को कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आज हम भी कुछ सवाल फारूक अब्दुल्ला से पूछेंगे। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुरेंद्र राजपूत, नेता कांग्रेस पार्टी के। अमित रैना कश्मीरी पंडितों का रुख रखेंगे। फारूक रेंजू शाह साहब, पूर्व नौकरशाह, जुड़ रहे हैं। अहमद अयाज, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सलमान निजामी साहब हमारे साथ एक विश्लेषक के तौर पर कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा। 90 में जो हुआ वो एक साजिश थी, और जो कश्मीरी पंडितों जो मुसीबतें आई हैं, हमारा दिल आज तक उसके लिए रो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे और न खुल गई है द कश्मीर फाइल्स। क्या कश्मीरी पंडित, क्या सियासतदान, सबने चुप्पी तोड़ी है। लेकिन जिनके हाथों में थी कमान, जिनकी निगहबानी में हुई थी ये हिंसा, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर आंखें बंद कर ली थी, आज सवाल उनसे है और आप भी सुनिए उनके जवाब। सब तो आपको उंगली डाल रहे हैं, आप तो ब्लेम किया है, आपने सरकार चलाया 80 तक तो 90 तक, सिचुएशन इतने डिटीरियर हो गया, इसलिए पंडित सब लोग वो नहीं था। पंडितों को यहाँ से किसने निकाला? फारूक अब्दुल्ला ने नहीं निकाला। मैं तो हुकूमत में ही नहीं था। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसके यहाँ कौन थे मुखिया? जगमोहन जी थे। अब वो तो जिंदा नहीं है, बात नहीं करनी चाहिए जो मर गया है, मगर सच्चाई तो वही है। गाड़ियां किसने भेजी इनके घरों में? गांव में किसने गाड़ियां भेजी? किसने फौज पुलिस वालों को कहा इनको गाड़ियों में बिठाइए? वो बोल रहे सिचुएशन इतने खराब से 90 से पहले जब आप मुख्यमंत्री थे, उसी टाइम पे रुबाया के इसकी किडनैपिंग भी हुई थी, ये आतंकवादी भी। देखिए, मैं ये कहता हूं कि खुदा का शुक्र है दौलत जिंदा है, जो उस वक्त यहाँ पे IB का चीफ था। हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब जिंदा हैं, जो गवर्नर हैं केरला के। मूसा रजा जिंदा हैं, जो हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त, और वो चेन्नई में है। इनसे पूछिए ये कौन जिम्मेदार है। अगर ये लिखाएगा इनको कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है, मैं तैयार हूं, मुझे जहां भी ये चाहे फांसी दे दें, मगर वो कमीशन बिठाइए जो ये देखेगा कि सही कौन है, किसने चिट्ठी सिंह पोरा किया, किसने इनको यहां से निकाला, किसने वो हमारी बहनों का रेप किया कुपवाड़ा में, किसने गोलियां चलाई। ये हमने आपको हल्ला बोल में कल ही बताया था कि 7 नवंबर 1986 से 18 जनवरी 1990 तक फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। फरवरी 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के सीएम थे। तब दक्षिण कश्मीर में जबरदस्त हिंसा हुई, मंदिरों को तबाह किया गया, कश्मीरी पंडितों की संपत्ति लूटी गई। तब कांग्रेस के नेता मुफ्ती सईद पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे। कहा जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। मार्च 1986 में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त किया। नवंबर 86 में तत्कालीन PM राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद मुफ्ती सईद को कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री बनाया और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनाए गए। दिसंबर 1986 से 1989 के बीच, यानी फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते, कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने कश्मीरी पंडितों को एक दिन घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहते हैं फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बढ़ता गया, लूटपाट और अपहरण की वारदात बढ़ती गई, हिट लिस्ट बने और अखबारों के माध्यम से धमकी दी जाने लगी, धमकी वाले पोस्टर खुलेआम चिपकाए जाने लगे, कश्मीरी मुसलमान हथियारों की ट्रेनिंग के लिए POK जाने लगे। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को लगातार अनसुना किया गया। 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और ठीक अगले दिन यानी 19 जनवरी की रात करीब
50% कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर गए। फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में कश्मीर घाटी की क्या हालत हो चुकी थी, इसकी पुष्टि तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की उस चिट्ठी से भी होती है जो उन्होंने राजीव गांधी को लिखी थी। इन आरोपों के बाद पहली बार फारूक अब्दुल्ला ने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सभी आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया और फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कई सवाल खड़े कर दिए। चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। मैं समझता हूँ अगर इस चीज को सुलझाना है तो हमने दिलों को जोड़ने की बात करनी है। इस फिल्म को दिल जोड़ नहीं रही है, ये फिल्म दिलों को तोड़ रही है और सारे मुल्क में एक आग लगा रही है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारा भी नहीं। फिल्म और सच्चाई की अनेकों परतों में कश्मीरी पंडितों की व्यथा छिपी है। हमने 1989-90 में बडगांव जिले के एडिशनल एसपी रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य से बात की, जो साफ बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम 1989 में ही शुरू हो गया था, जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित लोगों को मारा गया। और ये हत्याएं क्या जब फारूक अब्दुल्ला साहब त्यागपत्र दे दिए उसके बाद शुरू हुई या उससे पहले ही शुरू हो चुकी? नहीं, ये हो रही थी। मतलब इंसिडेंट होना 88 से स्टार्ट हो गए जब वो मुख्यमंत्री थे। हाँ, वो ये इंसिडेंट होना शुरू हो गए थे। उन्हीं दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस का जो विंग था, उन्होंने अच्छा ये कुछ लोगों को पकड़ा, उनसे हथियार भी मिले, पता भी चला क्या पॉलिटिकल कंडीशंस कंपल्शंस थी, मुझे मालूम नहीं, बिकॉज मैं बहुत लोअर लेवल पे था। एक कैसे पे फैसला हुआ कि उनको छोड़ दिया। उन समय में उनको छोड़ा गया था कोई? अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आई थिंक 89 की बात है। तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअली सरकार फारूक अब्दुल्ला की ही थी जी, उनकी सरकार थी। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर है कि एक आदमी ओपनली कबूल करता है कि मैंने इन 20-25 लोगों को मारा है, मैंने मारा है, और आप वो ओपनली सारे केसों में बरी होकर घूमता है। दिन दिहाड़े यासीन मलिक ने उनको मारा, एयरफोर्स के 4 अफसरों को मारा। ये इस मुल्क में ही हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब कश्मीरी पंडित अपने गुनहगारों को आजाद और खुद को आज भी शरणार्थी कैंप में पाते हैं तो उनका खून कैसे खौलता है। बिट्टा कराटे जैसा आतंकी जो खुद गुनाह कबूल कर चुका है, वो आजाद है। क्या फारूक अब्दुल्ला के पास इन सवालों का जवाब है कि जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा था तो बतौर सीएम आप कहां थे? 1989 में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को अब्दुल्ला सरकार ने आखिर क्यों रिहा किया, जिन्होंने घाटी को आग में झोंक दिया? जगमोहन ने 19 जनवरी 1990 को जम्मू पहुंचकर शपथ ली और 20 जनवरी को श्रीनगर पहुंचे। तो क्या 10 घंटे पहले इस्तीफा देकर फारूक अब्दुल्ला इस त्रासदी के आरोपों से बच सकते हैं? हालांकि कश्मीर में सवालों का जवाब देने के बाद दिल्ली आते आते फारूक अब्दुल्ला पत्रकारों के सामने अपना आपा खो बैठे। आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर, अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होता है तो। I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. You could have done more because see this document that I told you, madam. Don't push me. आज तक ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट से कुछ तस्वीर आपके सामने साफ होगी, कुछ देर में और साफ हो जाएगी, क्योंकि कई खास मेहमान जिनका हमने जिक्र किया था वो हमारे साथ जुड़ गए। आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी नेता कांग्रेस पार्टी के। अमित रैना कश्मीरी पंडित के तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फारूक रेंजू शाह साहब पूर्व नौकरशाह जुड़ रहे हैं। सलमान निजामी जी कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने संबित पात्रा जी आपकी पार्टी को देश को बांटने का जिम्मेदार ठहराया है। गंभीर आरोप लगाया है कि कश्मीर फाइल्स के बहाने आपकी पार्टी देश को बांटना चाहती है। ये महबूबा मुफ्ती का आरोप है। कई पाकिस्तान बनाना चाहती है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है, मैंने इतिहास को आंखों से देखा है, ये बता रही है महबूबा मुफ्ती। और याद रखिए, आपकी समर्थित सरकार में इन्हीं के पिता गृह मंत्री थे संबित पात्रा जी। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव पर नजर रखती है। फिल्म हमें क्या इतिहास बताएगा, मैंने इतिहास को अपनी आंखों से देखा है, महबूबा मुफ्ती कह रही है। जवाब के साथ शुरुआत करेंगे डॉक्टर संबित पात्रा।
देखिए अंजना जी, अभी आपने महबूबा मुफ्ती जी ने क्या कहा वो बताया। हाँ। कि अगर कश्मीर फाइल्स दिखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं कई पाकिस्तान बन सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है। मुझे आप बताइए अंजना जी, अगर 32 साल पहले जिस प्रकार की हत्याएं हुई थी, जिस प्रकार का बलात्कार हुआ था, जिस प्रकार का माहौल कश्मीरी हिंदुओं के प्रति अपनाया गया था, अगर उस सत्य को आज बताया जाएगा तो देश में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। हम इतना भी मादा नहीं रखते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग इतना भी मादा नहीं रखते हैं कि वो सत्य को स्वीकार कर सके, सत्य को देख सके। मुझे तो आश्चर्य होता है, ये वही महबूबा है और केवल महबूबा जी अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे वो लोग हैं जो आज पाकिस्तान की दुहाई दे रहे हैं। कम्युनिटी बोला आपने, कौन सी कम्युनिटी? ये जो तथाकथित लिबरल्स मीडिया में भी हैं, कुछ मीडिया में भी, मीडिया के कर्मी, कुछ जो पीस के कॉटेज इंडस्ट्री वाले जो कम्युनिटी वाले हैं ना, जिनको 32 वर्ष तक यासीन मलिक यासीन साहब के रूप में नजर आ रहा था। मैं आपको ऐसे क्लिपिंग्स दिखा सकता हूं मीडिया में जहां अव्वल बड़े बड़े पत्रकार यासीन मलिक को, यासीन साहब प्लीज पानी पीजिए, प्लीज चाय पीजिए, एंड ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द कॉन्क्लेव्स एज द यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। यासीन मलिक को मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों ने यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया के रूप में प्रोजेक्ट किया था। मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जो बिकी हुई कम्युनिटी है, जिन्होंने हिंदुओं के दुख के विषय में कुछ नहीं सोचा और आज हमें बता रहा है कि पाकिस्तान बन जाएंगे। क्यों पाकिस्तान बन जाएंगे? सत्य दिखाने से पाकिस्तान बन जाएंगे? मतलब हमको डरा के रखना चाहते हैं। यही आतंकवादियों का हथियार है, डराओ, सत्य मत दिखाओ, और अगर सत्य दिखाया जाए तो कहो कि हम कई टुकड़ों में देश को बांट देंगे। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे अनुच्छेद 370 को हाथ लगा के देखो, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे अनुच्छेद 370 के हटा के तो दिखाओ, फिर खून की नदियां बहेंगी। आज ये कह रहे हैं कि कश्मीरी फाइल्स आप अगर दिखाएंगे सिनेमा घरों में तो कई टुकड़े हो जाएंगे हिंदुस्तान को। मैं कहना चाहूंगा हिंदुस्तान को धमकाना बंद करिए, हम सत्य देखेंगे। और मैं आज धन्यवाद करता हूं विवेक अग्निहोत्री जी का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने 32 वर्ष के बाद इस दर्दनाक सत्य को हमारे सामने रखा। मुझे आप बताइए, सिंडलर्स लिस्ट में यहूदियों के ऊपर, ज्यूज के ऊपर जो आतंक हुआ, उस सत्य को दिखाया गया। क्या विश्व में कहीं ये डिबेट, ये डिस्कशन हुआ कि नहीं मत दिखाइए, हिटलर ने जो आतंक किया उसको मत दिखाइए? और अंजना जी, अंत में 20 सेकंड लेके एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा। किसकी गलती है, किसकी सरकार थी, कौन 2 दिन पहले रेजिग्नेशन दिया, कौन 2 दिन बाद गवर्नर बन के आया, ये सारी टेक्निकल विषय हैं। व्यक्ति से बड़ा सोच होता है। यहां जो इस्लामिस्ट जिहाद का सोच है कि आज हम संख्या में गरिष्ठ हैं, आज हम संख्या में अधिक हैं, इसलिए 2% कश्मीरी हिंदुओं को सर उठा करके घाटी में जीने का अधिकार नहीं है। आज मैं कहूंगा इस पिक्चर के माध्यम से, इस मूवी के माध्यम से इस सोच पर से पर्दा हटा है और इस सोच पर गहन चिंतन हो रहा है। थैंक्स। इस इस्लामिस्ट जिहाद के खिलाफ चिंतन हो रहा है। फारूक रेंजू शाह साहब, आपके पास मैं इसके बाद आना चाहती हूँ और मेरा सवाल आपसे सीधा है। बीते दिन भी आपसे बातचीत हो रही थी लेकिन अंत में आप जुड़े तो ठीक से चर्चा नहीं हो पाई। सवाल यह है कि तथ्य ये इशारा करते हैं कि जिस दौरान फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, कई कश्मीरी युवक पीओके में जाकर वहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहे थे। कई खूंखार आतंकियों को छोड़ा भी गया नवासी में, जिसकी वजह से घाटी में इस तरह की आग फैली। क्या ये सच है? सच ही नहीं, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर वैद एक ऐसी रिवोल्यूशन कर रहे हैं कि जिससे पूरा सॉल्यूशन सा हो गया कि ये अनआइडेंटिफाइड कौन थे। ये जो ट्रेंड करके लाए गए चुपके से, वो ट्रेंड थे जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो और उनको लॉकअप कॉरिडोर में के जरिए लाया गया। वहां लॉकअप कॉरिडोर के जरिए इनको छोड़ा गया और दे हैड सेपरेट ऑलरेडी इन द सोसाइटी। और सामने सिर्फ रुबैया सईद के जो 5 या 7 दिखा रहे थे। आज पता चला ये जो किलिंग्स हो रही थी, वो जो 70 ऑलरेडी ये आ गए थे कश्मीर में, उन्होंने कौन सी तबाहियां मचाए हो, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं भी कश्मीर फाइल के एक परसेप्शन को मंजूर नहीं करता हूं कि सारे कश्मीरी मुसलमान
जिम्मेदार नहीं है। कश्मीरी मुसलमान जनरली मेजॉरिटी ऑफ देम लव कश्मीरी पंडित्स, और कश्मीरी पंडित्स में भी मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स लव कश्मीरी मुस्लिम्स। दे आर इन टच इवन स्टिल टुडे, और उस वक्त तो बहुत अच्छा टच में थे। लेकिन एक मिसाल देख लीजिए, आपके सामने अगर कोई डिनाई करे कि जस्टिस जिसने मकबूल भट्ट की फांसी लिखी थी, जब उसको मारा गया हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, एंड अगर उसकी लाश पड़ी रही, इमीडिएटली एसएसपी को आना चाहिए था, जो श्रीनगर का एसएसपी था। डीएसपी को आना चाहिए था विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स एसएचओ को आना चाहिए था। नॉट ए सिंगल गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल रीच टू द डेड बॉडी ऑफ अ जस्टिस। और मकबूल भट्ट की आप देख लीजिए, जब कश्मीर अराइवल हुआ, वाजवान वो किसके साथ खा रहा था, आप वो खुद ही रिसर्च करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब है जो यहां पे 90 में हुआ, इसका मुहरिकात एक फैमिली फ्यूड भी है, जिसमें यहां पे कहा गया था एक चीफ मिनिस्टर ने कि मैं जम्मू सेक्रेटेरिएट को जामिया मस्जिद बनाऊंगा, आई टर्न इनटू अ मॉस्क। व्हाई? आप मुझे बताओ, क्या कश्मीरी मुसलमान चाहता था कि ये सेक्रेटेरिएट मॉस्क बने? नहीं चाहता था, लेकिन कश्मीरी मुसलमान के पैशन को जानबूझ के उबारा जाता था, और उस वजह से ये हुआ। मुसलमानों पे इल्जाम लगाना बहुत गलत। कुछ लोग थे, लेकिन सभी कश्मीरी मुसलमानों पर आरोप लगा देना गलत है, और ये फिल्म का इस हिस्सा से वो सहमत नहीं है। राणा साहब, 2008 में उमर अब्दुल्ला प्रेस को संबोधित करते हैं। उमर अब्दुल्ला, और गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। 14 मई 2008 को संबोधित करते हैं, और क्या कहते हैं? मुस्लिम उमर अब्दुल्ला ब्लेम्स मुस्लिम फॉर पंडित एक्सोडस। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन के पीछे, पलायन के पीछे किसका हाथ है? कश्मीरी मुसलमानों का। और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उस समय हर मस्जिद से आवाज आ रही थी कि हिंदुओं को डराया जा रहा था। हर रिश्तेदार हमारा, हर मित्र हमारा पंडितों के खिलाफ जहर बांट रहा था, और हम चुपचाप बैठे थे। हम कुछ नहीं कह रहे थे। Our educated, well-to-do relatives and neighbors were spinning venom 24 hours a day, and we were mute spectators, either mute in agreement or mute in abject fear, but mute nonetheless. तो उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं, कश्मीरी मुसलमान का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे कोई समझा दे, श्रीनगर में 19 जनवरी को जो 15 लाख की भीड़ थी, वो कहां से आई थी? और जो ये क्या बार बार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान ने तो सिर्फ हथियार दिए थे, हाथ तो कश्मीरियों के थे, कश्मीरी मुसलमानों के थे। यासीन मलिक क्या पाकिस्तानी है? बिट्टा कराटे क्या पाकिस्तानी है? अब्दुल मजीद डार क्या पाकिस्तानी था? सैयद सलाउद्दीन क्या पाकिस्तानी है? तो ये मुश्ताक लिटरम क्या पाकिस्तानी है? ये सब के सब लोकल थे, सब के सब कश्मीरी मुसलमान थे, और सब के सब कोलैबोरेटर थे। बिल्कुल उमर अब्दुल्ला ठीक कहते हैं कि वो म्यूट स्पेक्टेटर्स रहे, और जहां पे आप म्यूट स्पेक्टेटर रहते हैं तो आप हामी भरते हैं, कहते हैं हाँ जो हो रहा है ठीक है, मेरी इसकी हामी है। चुप्पी को हमेशा हामी माना जाता है, चुप्पी को हमेशा ये माना जाता है। कितने कश्मीरी हिंदू जब पलायन हुआ, उसके बाद 3 साल में 32,000 घर जला दिए गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है ये गवर्नमेंट के, हमारे हिसाब से तो 60,000 के ऊपर है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 32,000 घर जला दिए गए। ये किसने जलाए? ये क्या 230-40 आतंकवादी आप कहते हैं, उन्होंने 32,000 घर जला लिए। हजारों पंडितों के घर पे कब्जा हो गया, ये किसने किया? आपके लोकल नेबरहुड में जो टेम्पल्स थे उस पे कब्जा हो गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको आग लगा दी गई, उनकी मूर्तियां खंडित कर दी गई, ये किसने करी? तो ये आज अपने आप को सर्टिफिकेट देना कि हम बिल्कुल सही हैं, हमें कुछ नहीं पता, ये कोलैबोरेशन की निशानी है। दिल्ली में 84 के दंगे हुए, आपको हजारों हिंदू मिल जाएंगे जिन्होंने सिखों को शरण दी। पंजाब के आतंकवाद में आपको सैकड़ों हजारों सिख मिल जाएंगे जिन्होंने हिंदुओं को शरण दी। आतंकवादियों के बीच में आए कि आप हिंदुओं को हाथ नहीं लगाएंगे। कश्मीर में एक नाम ऐसा बता दीजिए जिसने हिंदू की जान बचाई। सलमान निजामी साहब, देखिए, अभी मैं आईबी के चीफ जो दुलत साहब, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के एडवाइजर भी थे, उनका स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने साफ ये कहा है कि 1989 में रुबिया सईद को जब रिलीज किया गया और एक शर्त रखी गई कि 4 आतंकवादियों को हम
रिलीज करेंगे और उसके बाद ही आग लग गई कश्मीर में। और उसकी जद में जो है कश्मीरी पंडित भी आया, कश्मीरी मुसलमान भी आया, 250 कश्मीरी पंडित मरा और 1500 के करीब जो है कश्मीरी मुसलमान सिख मरा। आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया गया था उनके मजहब की वजह से? देखिए मजहब, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं आप इसको अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आया, मैं कह रहा हूं आतंकवाद पे चर्चा। कश्मीरी पंडितों को पंडित होने की वजह से टारगेट नहीं किया गया, मुसलमानों का भी कत्ल हुआ ना, सिखों का भी कत्ल हुआ उसके साथ साथ। और उसके बाद क्या हुआ? सरकार में कौन लोग थे? जिम्मेदारी किसकी थी? अभी मुझे बताइए 1947 में मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, ठीक है बीच में मत बोलिए। 1947 के कैंप कहां पर है निजामी साहब बताइएगा, हम लोग भी चलेंगे साथ आप में। हिस्ट्री अगर हम देखें 1947 में जब पाकिस्तानी निजामी, आपने मेरा सवाल सुना? आप कह रहे हैं कि उनको भी टारगेट किया गया, अगर उनका एक्सोडस कराया गया, कहां पर है उनके कैंप? चलिए मेरे साथ। किनके? कश्मीरी मुस्लिमों के। बिल्कुल, जम्मू जाइए, आप रिलीफ कमिश्नर का डेटा देखिए, कितने कश्मीरी मुसलमान वहां से निकल के आए। आईटी चीफ बोल रहा है ये स्टेटमेंट, मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना। उनका पलायन हुआ, वो माइग्रेट हुए, कहीं दिल्ली आ गए, कहीं जम्मू आ गए, चिनाब वैली से निकल के। मैडम अभी तक कश्मीरी मुसलमान मर रहे वहां। एक नाम बता दीजिए। कल बडगाम में हमला हुआ, 2 लोग मर गए, वो भी कश्मीरी मुसलमान थे। कल बडगाम, छोड़िए 1990 बहुत दूर है, कल की बात देखिए। जिम्मेदारी सरकार पे आती है कि आपने क्यों 2 महीने के बाद जब राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट का घेराव किया उसके बाद फौज भेजी। आपने 1947 में देखा किस तरीके से पाकिस्तान के कबायली आए थे, हमने एक दिन में फौज भेजी थी नेहरू जी ने। आपने क्यों नहीं उनको बचाने का काम किया? आपने ऐसे छोड़ दिया। अरे सरकार ने सरेंडर कर दिया आतंकवादी के सामने, बोला हम नहीं बचा सकते, निकलना है तो निकल जाओ। बंद करिए, ये तो फेलियर है आपका। कौन सी ऐसी सरकार लोगों को छोड़ देती है कि भाई कश्मीर में आतंकवादी हैं, आप मुकाबला नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि भाई निकलना है तो निकल जाओ, हम रेंजो शाह साहब, एक नाम ये देखिए, झूठ की दुकान हर बार, क्योंकि इनको प्रयास करना है कि किस तरह जब बोला नंबर की बात करी जाए, नंबर की बात करी जाए, तो मैं 1990 के नंबर नहीं क्यों बात करूं? क्योंकि आपका एजेंडा ये है कि आपको मोबिलाइज करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं चाहे कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, तब भी हम साथ रहना चाहते थे। राणा साहब एक साथ आवाज नहीं आएगी, इनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास। आपने 370 हटाया, आपने कहा 2 महीने के बाद देखेंगे आतंकवाद वहां खत्म होगा। कल बडगाम में 2 लोगों की हत्या हुई, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। इधर मुकाबला आतंकवाद के साथ खिलाफ होना चाहिए। आप हर कश्मीरी को नहीं बोल सकते वो आतंकवादी है। उम्मीद करेंगे आप न्यूट्रल होकर बात करेंगे। ये कह रहे कि कश्मीरी मुस्लिमों को भी टारगेट किया गया, उनका पलायन कराया गया, उनके कैंप है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो एक पैनलिस्ट बोल रहे थे उसको बहुत भरोसा है उमर अब्दुल्ला की बात पर कि तमाम मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को निकाला। ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स थी कि पंडितों को कहे कि मुसलमानों ने किया, मुसलमानों को कहे कि पंडित आपके खिलाफ है। बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स आर विद कश्मीरी पंडित्स आज भी, उस वक्त भी। और अगर चले गए भाग गए जो निजामी साहब कह रहे थे, उसमें उस शख्स का जिसका रेफरेंस दिया उसका बाप भी लंदन चला गया। उसी वक्त 18 जनवरी को उसने इस्तीफा दिया, 19 को वो भाग गया। तो उसका भागना भी रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू रैना साहब कि मुसलमान भाग गए। अकॉर्डिंग टू रैना साहब, क्योंकि ही बिलीव्स हिज सन। अगर उसके बेटे पे उसको यकीन है कि तमाम मुसलमान कातिल है, तमाम मुसलमान रैपिस्ट है, तो फिर ये भी यकीन करे कि उसका बाप तो भाग गया। उसी ब्लॉक की बात करते हैं, आप उनका नाम नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेते हैं रेंजो शाह साहब। आप उनका बातें उनके बारे में सारी बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं बस। देखिए नाम सामने है। अगर काश इतने सालों में कमीशन लगा हो। मैं आपको बताऊं, आज यूक्रेन में लोग भाग रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की एक लेजिस्लेशन पास करेंगे कि जो भाग गए उनकी प्रॉपर्टी औने पाने दामों में खरीदो? लेकिन कश्मीर में यह हुआ। कश्मीर में ज़ेलेंस्की नहीं कर सकेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकेगी। लेकिन 96 में 100 वोटों पे जीतने वाले एमएलए ने एक असेंबली में पास की बिल कि कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी को सेल करने की इजाजत है। जिस डिस्टेंस दैट इज अ सिटल डिस्टेंस, और अभी तक
वो एक्ट स्क्रैप नहीं किया गया। जो 96 जिस 96 86 89 की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट, आप बताएं 87 में उस गवर्नमेंट ने हारा था, दे वर डिफीटेड, वहां किसी कोई और आने वाला था, लेकिन रेडियो टीवी चैनलों पर उस वक्त चैनल नहीं थे, दूरदर्शन और विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, जो हारा हुआ था उसको डिक्लेयर करते थे जीता हुआ। सुरेंद्र राजपूत इस पर जवाब देंगे, उसके बाद ऐसी गवर्नमेंट थी जो क्रिमिनलिज्म चाहती थी, क्रिमिनलिज्म के नाम पर। सुरेंद्र राजपूत जी। अंजना जी, बहुत ही दुखद विषय है जिसको हम लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और जाने उस पर क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। कश्मीरी पंडितों का अपने ही देश में विस्थापन अपने आप में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है, इसको लेकर के कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको आप कश्मीरी फाइल पे दिखाइए, हमें आपत्ति नहीं, आप सारी, लेकिन इसको जो है जब कश्मीरी फाइल को भारतीय जनता पार्टी के कारकुन एवं प्रधानमंत्री जी जैसे लोग अगर इसको फैलाते हैं, विस्तारित करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति का आप ये इसमें प्रश्रय पाते हैं, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको प्रश्न उठेंगे, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता कहें, चाहे वो कोई और कहे। सवाल बीजेपी पर उठेंगे सुरेंद्र जी, सवाल बीजेपी पर उठेंगे या फिर कश्मीरी पंडितों और उनके दर्द पे ही उठा देंगे सवाल? मुश्किल तो ये है ना कश्मीर, मैं आपको एक बहुत साफ सी बात कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर अगर कोई सवाल उठाएगा अंजना जी, तो वो पाप का भागी भी होगा, श्राप का भागी भी होगा, नरक का भागी है। आपके तो नेता सारे, आपके दो मुख्यमंत्री पाप के भागी हैं, आपके बघेल जी पाप के भागी हैं, आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री पाप के भागी हैं, आपके तो सारे भागी हैं। अंजना जी क्या मैं रैना साहब वो पूरा कर ले, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आपसे जवाब नहीं। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत और बघेल साहब दोनों फिल्म पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर पाप के भागीदार हैं आपके दो सीएम। मैं दोनों की बात करता हूं। वो फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं, और फिल्म पर सवाल उठाना अभिव्यक्ति की आजादी का एक हिस्सा है। जैसे फिल्म का निर्माण करना अभिव्यक्ति की आजादी है, वैसे ही फिल्म पर सवाल। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दुख में, दर्द में कोई सवाल नहीं उठाया, उन्होंने फिल्म पर सवाल उठाए हैं, और फिल्म पर सवाल उठाना उनका जिम्मेवारी है। फिल्म पे सवाल उठाए कि झूठ है, और कह रहे हैं कौन से तर्क और तुक दिए थे आप? नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे सुनेंगे थोड़ी ना, 32 साल से सुन ही रहे हैं आपका। और ये गुस्सा कहीं और दिखाइए, ये गुस्सा और दिखाइए कहीं, मुझे ना दिखाइए, मुझे ये गुस्सा नहीं दिखाइए। ये गुस्सा दिखाना चाहिए था 1990 में आतंकवाद को, जिनकी आपकी सरकार छोड़े जा रही थी, तब छुड़ाना। 2006 में जब बिट्टा कराटे को बेल मिल रही थी, तब दिखाना चाहिए था गुस्सा। जब गुलाम नबी आजाद बेल दिलवा रहे थे बिट्टा कराटे को, तब ये आजाद दिखाना चाहिए था। 370 को लेकर जब संसद में आपके अनुरंजन क्या चौधरी रो रहे थे, तब ये गुस्सा दिखाना चाहिए था। यहाँ पे ना दिखाइए गुस्सा। रैना साहब वो पूरा कर ले। राजपूत जी 370 नेहरू जी बना रहे थे, तब गुस्सा दिखाना चाहिए था। ठीक है राणा साहब प्लीज, आपने काफी पॉइंट्स रेज किए, अब उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। 3 बातें मैं बड़ी साफ कह रहा हूं। अभी संबित पात्रा जी ने कही, मैंने फिर से कहता हूं कि भूपेश बघेल साहब ने सबको, पक्ष विपक्ष सारे एमएलए को फिल्म देखने के लिए बुलाया और अपनी बात रखी। बात रखना फाइल पे बुरी बात नहीं है, कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ हम हैं, हम राजनीतिक रूप से नहीं। दूसरी बात अभी संबित पात्रा ने बड़ी इंपॉर्टेंट रखी, इन्होंने कहा यूथ आइकॉन बन गया था यासीन मलिक। मैं बिल्कुल मैं मानता हूं इनकी बात को, और इनकी बात को मैं इससे भी वो करता समझने देता हूं कि लेकर के 1990 से चाहे किसी की सरकार रही हो, किसी की, चाहे वो नरसिम्हा राव साहब की सरकार रही हो, चाहे वो वीपी सिंह की सरकार रही हो, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो, देवगौड़ा की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी सहित भारतीय जनता पार्टी का एक नेता यासीन मलिक को यूथ आइकॉन क्यों मानता था, अपने ऑफिस क्यों बुलाता था, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्यों बुलाता था, इस बात का जवाब भैया मीडिया कॉन्क्लेव में यूथ आइकॉन बना था, क्या बोले जा रहे हैं अंजना जी? हम बुरहान मानते हैं, हम बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरहान वानी को कश्मीर का एक हीरो मानती है, तभी वो 30 से 40 लाख रुपए का इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर चेक लेकर के बुरहान वानी के घर क्यों जाता है, ये बात का भाजपा को जवाब देना होगा। ठीक है, जब वो महबूबा मुफ्ती के चीफ मिनिस्टर
थे, तो मैं बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हैं या हीरो चलिए मानते हैं? अंजना जी, अब मैं जवाब दे दूं प्लीज। बहुत देर से मैं शांति से बैठा हूं, मैं जल्दी से जवाब नहीं दूंगा अंजना जी, बहुत शांति से सुना हूं, शांति से जवाब दूंगा। नंबर 1 पे शांति से हंगामा करोगे, आतंकवाद करोगे क्या? ओहो सुरेंद्र इतने अहंकारी है अंजना जी, सब कुछ खत्म हो गया, 2 सीट पे आ गए हैं, फिर भी इनके अहंकार को देखिए। धन्यवाद, ऐसे ही लोग हैं तभी कांग्रेस का ये हाल हो रहा है। सुरेंद्र जी बने रहना, ये जो बदतमीजी है ना आप लोगों की, इसी बदतमीजी के कारण सोनिया गांधी की पार्टी का देंगे। प्लीज इस तरह की तो मैं नहीं, जल्दी से आपको बता दें, राज्यपाल जो है मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, उन्होंने द कश्मीर फाइल्स की प्रशंसा की है। जेएनके के एलजी ने कहा है फिल्म से कई चीजें सामने आई। मनोज सिन्हा ने कहा है किसी को दूसरे विषय पर फिल्म बनाना है तो बनाए, लेकिन इस फिल्म से क्या उन्होंने कहा पहले आपको सुना देते। फिल्म बनाता है तो उसका एक नजरिया होता है, और मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं जानते थे वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, लोगों को नए प्रकार की जानकारी मिली है उसके कारण। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि सोच समझ के कही है। इस पर किसी की राय अलग हो सकती है, किसी को दूसरी फिल्म बनानी है तो उसको भी इस देश में आजादी है। इस देश में के संविधान ने और इस देश की सरकार ने इतनी आजादी दी हुई है कि कुछ लोग हैं जो कुछ भी बयान दे देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर देश दुनिया में कहां मिलेगा कि आप कुछ भी कह करके इस देश में रह रहे हैं। ठीक है अहमद अयाज साहब, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, यहाँ 2-3 बहुत अहम सवाल उठाए गए हैं। पहला कि क्या हर मुसलमान को एक ब्रश से पेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई भी हर मुसलमान को एक ब्रश से पेंट नहीं कर रहा है। मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि कश्मीर की वादियों के हर मस्जिद से ये कॉल दिया गया था और ये आगाह किया गया था, रालिफ जालिफ गालिफ, या तो आप अपने धर्म में परिवर्तन करो, गेट कन्वर्टेड, नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ, नहीं तो वादी छोड़कर चले जाओ। ये किसी के घर से कॉल नहीं आया था, ये मस्जिद से कॉल आया था, जो कि हर मुसलमान के लिए बहुत पावन होता है। और मैंने कभी अपने जीवन काल में कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी कि मुस्लिमों ने वहां पर रैली किया हो और कहा हो कि मस्जिदों से इस प्रकार के नापाक कॉल्स नहीं दिए जाने चाहिए। क्या यह हकीकत नहीं है? अल सफा के एडिटर इन चीफ जो थे वो सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने यह भी कहा था कि आज भी अगर प्लेबिसाइट का मौका मिले तो कश्मीर भारत के साथ नहीं रहना चाहेगा, वो भारत से अलहदा अलग होना चाहेगा। ये खुद सैफुद्दीन साहब ने अपनी किताब में लिखा है। अल सफा के एडिटर इन चीफ सैफुद्दीन सोज थे और उसमें अल सफा हिंदू हो दफा, हिंदूवादी से दफा हो जाए, इसका पूरा का पूरा इश्तिहार छपता था मेन न्यूज़पेपर में। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं ना कि जनरल मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं था। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा जो पिक्चर में दिखाया गया है। बीके गंजू एक इंजीनियर थे। बीके गंजू के घर के बाहर जब बंदूकधारी आ गए तो बीके गंजू उनकी पत्नी ने कहा कि आप जो कनस्तर है, राइस के कनस्तर है, चावल के कनस्तर के पीछे छुप जाइए ताकि आप बच जाएंगे। वो छुप गए, मगर जो उनका पड़ोसी था उसने कहा कि देखो वो कनस्तर में छुपा हुआ है, गंजू मार डालो। पड़ोसी आम दोस्त था उसका। आपने पिक्चर में देखा कि किस प्रकार से बीके गंजू को मारा गया, इंजीनियर को। और आप जानते हैं बीके गंजू के धर्मपत्नी को बीके गंजू के खून से रक्त रंजित चावल चखाया गया, चावल खिलाया गया। ये पड़ोसियों के कहने पे हुआ, इसमें कोई हंसने का विषय नहीं, ये बहुत दर्दनाक है। दूसरा विषय, गिरिजा टिक्कू। गिरिजा टिक्कू एक महिला थी, वो लैब असिस्टेंट थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में थी। वो छोड़ के चली गई थी जम्मू, वो जम्मू में सेफ थी, मगर उनके सबसे खास मुस्लिम दोस्त, बेस्ट फ्रेंड ऑफ गिरिजा टिक्कू ने कहा अब सब कुछ शांत हो गया, तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी लेके आई हूं, सैलरी लेके चले जाना। जब गिरिजा टिक्कू ने अपने दोस्त पे विश्वास किया और अपने दोस्त के घर में गई, मिलिटेंट्स वर हाइडिंग इन द होम ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर में मिलिटेंट छुपे हुए थे। गिरिजा टिक्कू को आरत से काटा गया 2 भागों में, पहले तो रेप किया गया, फिर 2 भागों में गिरिजा टिक्कू को काटा गया और दोनों भाग जो था उसे सड़क के किनारे फेंका गया। मूवी में ये दिखाया गया है। आप बताइए, अगर मैं अपने पड़ोसी पर विश्वास न कर सकूं, यह हंसने का विषय नहीं है। गिरिजा टिक्कू का रेप होना, उसे 2 भागों में काटना, ये सलमान निजामी इसमें हंस रहे हैं, ये हंसने का विषय नहीं है। बीके गंजू जी के खून से रजे हुए चावल उनकी पत्नी को खिलाना, ये आप में से कुछ लोगों को हंसी और मजाक का विषय लग सकता है, ये मजाक का विषय नहीं है निजामी साहब। और मैं दुख के साथ कहता हूं, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता यहां राजनीति कर रहे थे। एक सेकंड,
यह राजनीति कर रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर। कर रहे हो मैं आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री, एक सेकंड, एक लाइन में पूरा कर, आप शांति से सुनो, एक सेकंड, मैं बहुत गंभीर विषय बता रहा हूँ, शांति से सुनो। आप इनकी आवाज कम करो, मैं बहुत शांति से जवाब, बहुत गंभीर विषय बोल रहा हूँ। आप जानते हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर बिल्कुल धमकी दे रहा हूं, बिल्कुल धमकी दे रहा हूं कि जनता आपको 2 सीट दिया है, जनता आपको 0 सीट देगी अगर इस प्रकार बर्ताव करोगे तो। ये डेमोक्रेसी की धमकी है कि आप अगर हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ित करोगे तो हिंदू आपको 0 सीट देगी, ये धमकी है। हाँ, ये डेमोक्रेटिक धमकी है। आप हिंदुओं के मरने पे हंसोगे, आप हिंदुओं की आपने बीके गंजू के मौत पे आप हंस रहे थे, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आ रही है बीके गंजू के मौत पे हंस रहे थे? जाना चाहती हूँ प्लीज सर, आप बीके गंजू के मौत पे हंसोगे? प्लीज एक सेकंड, बात पूरी कीजिए। आप पहले इस आदमी को शांत करो। आराम से आदमी उदमी मत बोलिए सर, प्लीज अच्छे से। अंजना जी, आपको मैं एक बड़ी प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक आवाज। अंजना जी, मैं बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं। 2 लोगों को, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके ऑफिस में संचार चल रहा था, उन्होंने पसंद किया यासीन मलिक को यासीन साहब कह के मिलने को अपने दफ्तर में, मगर जो पत्नी थी रवि खन्ना की, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, आपने मूवी में देखा होगा किस प्रकार से 3 स्क्वाड्रन लीडर्स इत्यादि जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर थे, मैं उनका नाम पढ़ रहा हूं, उनका मैं इस्तेकबाल करना चाहता हूं। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, कॉर्पोरल डीबी सिंह, कॉर्पोरल उदय शंकर, एयरमैन आजाद अहमद, ये 4 हमारे बंधु मारे गए थे एयरफोर्स से। रवि खन्ना जी की पत्नी, धर्मपत्नी, मार्टरडम स्टेटस के लिए मनमोहन सिंह से गुहार करती रही। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इनकार कर दिया कि वो मार्टर नहीं थे, हम उनकी धर्मपत्नी से नहीं मिलेंगे। यासीन मलिक से मिल सकते थे, ये सोनिया गांधी जी के कहने पर तुष्टिकरण के लिए, मगर रवि खन्ना की पत्नी से नहीं मिल सकते थे। ये आज यहां चिल्ला रहे हैं, ये आज हंस रहे हैं कश्मीरी पंडितों के मौत के ऊपर। धिक्कार है आप दोनों के ऊपर। छोटा सा जवाब। 3 बातें बड़ी बहुत छोटी छोटी सी कहता हूं। अटल बिहारी जी की सरकार 7 साल रही और महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ इन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई, और उस ड्यूरेशन में ना इन्हें गंजू साहब का याद आया, ना इन्हें उनका याद आया जिनकी पत्नी मिलने गई थी, ना इनका कुछ याद आया। आज की डेट में जब इनको 2024 की तैयारी करनी है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। मनमोहन सिंह की बात इन्होंने कर ली, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी पर इनके मुंह में दही जमी है कि वो 6 साल से थे तो उनसे भी उन्होंने मिलने की। एक सवाल सीधा आपसे पूछती हूँ, क्या कश्मीरी पंडितों का यही गुनाह था कि वो हिंदू थे, जिसकी वजह से उनकी अनदेखी की गई, उनके दर्द की अनदेखी इतने दशकों तक की गई? आखिर उनका गुस्सा कांग्रेस से, फारूक अब्दुल्ला से इतना ज्यादा क्यों है? ये आप बताइए ना, ये आप बताइए ना। मैं एक सेकंड लौट रही हूँ आपके पास। अहमद एयाज साहब हमारे साथ ऑडियो में, सर आपके कुछ दिक्कत, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी। अहमद एयाज साहब, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी, हमने फिर से रिकनेक्ट करा लिया है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, फारूक अब्दुल्ला 18 को अपना रेजिग्नेशन देकर 10 घंटे पहले चले जाते हैं, बता रहे हैं रेंजू शाह साहब कि लंदन चले गए उसके बाद, और जब उनसे बातचीत होती है तो वो फट से जगमोहन का नाम लेते हैं। 10 घंटे के अंदर जगमोहन ने पहुंचकर, जो कि पहुंचे भी नहीं थे श्रीनगर, जम्मू में उन्होंने शपथ ली थी, वो 10 घंटे के अंदर उन्होंने पलायन करा दिया, वहां से एक्सोडस करा दिया। फारूक अब्दुल्ला, जिनके शासनकाल में आतंकवाद वहां पर फैला, आतंकियों को छोड़ा गया, जिन्होंने वहां पूरा ग्राउंड तैयार किया, क्या वो गुनहगार नहीं थे? अयाज साहब, वाक़ात हर एक के सामने है, एक खुली किताब है, उसके बावजूद उसको हर एक अपने अपने अंदाजे से अपने अपने सियासी मफादात के लिए या और भी कोई मफादात को इस्तेमाल करता है। नहीं तो अभी तक जो कश्मीरी पंडित 32 साल से बाहर इस वक्त दरबदरी के आलम में है, वो ऐसा ठोस इकदाम पेशी तरीके से भी किया जा रहा है वो उनको और दोबारा अपने घरों में बसाया जाए। ये हकीकत है कि 1988 में यहाँ मिलिटेंसी सरफेस पर आ गई। पहली बार डीआईजी अली मोहम्मद वटाली के घर हमला हुआ, वो डीआईजी थे और उस वक्त फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद कारगर में भी वाक़ात हुए, ऐसे वाक़ात हो गए। लेकिन ये कहना कि 19 तारीख को जिस दिन कश्मीरी पंडित उसका एक्सेप्ट हुआ, फारूक अब्दुल्ला हुकूमत में थे, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 दिन पहले ही गवर्नर जगमोहन ने टेक ओवर किया था और 19 तारीख को 18 तारीख को ही। अरे रैना साहब रुक जाइए, रैना साहब रुक जाइए, पूरा कर लीजिए।
प्लीज राजा साहब मुझे बात करने दो, मैं बात करें। तो 19 बेशक 18 तक फारूक अब्दुल्ला थे इस कुर्सी पर, लेकिन 19 तारीख को जिस दिन एक्सोडस हुआ उस दिन फारूक साहब नहीं थे। इसका मतलब नहीं है कि मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद किस दिन शपथ ली थी जगमोहन ने? ठीक है, जगमोहन जी ने किस दिन शपथ ली थी? अहमद अयाज साहब, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन सी तारीख को उन्होंने शपथ ली थी जम्मू में? 18 तारीख को शायद शपथ ले ली और 19 तारीख को एक्सोडस हो गया। और उसी वक्त के बाद उन्होंने क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? मुझे कंप्लीट करे तो फिर करेक्ट कर लीजिए। 21 तारीख को शपथ, 18 कैसे ले ली? आप गलत बोल रहे हैं, फिर आप करेक्ट क्यों करेंगे सर? ओके, आप उसको करेक्ट करिए, जो भी है आप बताइए, लेकिन हम अपनी डेडलाइन चेंज कर रहे हैं ताकि आप जस्टिफाई कर सकें। आईके गुजराल तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जगमोहन को रातों रात फोन किया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर पे रात में बैठक हुई थी। जगमोहन को कहा गया था कि आप जाकर कार्यभार संभालिए। 18 को वो जम्मू पहुंचे थे। फैक्ट्स तो जान लीजिए अहमद अयाज साहब। आप राष्ट्रीय चैनल आप कह रहे हैं 2-3 दिन पहले उन्होंने काम संभाल लिया था, क्यों गलत कह रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, जगमोहन आ गए। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, 18 को जगमोहन जम्मू आ गए, 19 को टेक ओवर कर दिया और उसी वक्त ये बात फैल गई कि जगमोहन ने और 19 को एक्सोडस करा दिया। आप कश्मीर से बाहर जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, ये बात चली यहाँ पर। अब उसके अंदर हकीकत क्या थी वो दूसरी बात है, लेकिन थ्रू ये बात चली कि कश्मीरी पंडित को बताया गया कि आप कश्मीर से निकल जाओ। एक ब्यूरोक्रेटिक रिपोर्ट इस बात को लेकर एक पुलिस वाला इस बात की तस्दीक नहीं करता कि हुआ। सिर्फ अहमद अली फैयाज और आतंकवादी कहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट दिखा दीजिए वो उस समय का, एक। आज सबसे विनती है, मुझे एक मीडिया रिपोर्ट दिखा दीजिए उस समय का जिसमें कहा गया जगमोहन आस्क्ड कश्मीरी पंडित टू लीव वैली। एक किसी ब्यूरोक्रेट रिपोर्ट दिखा। मैं कह रहा हूं एक बात चली, रैना साहब मैं कह रहा हूं एक बात चली। हम भी अपने घरों में थे। छोटा सा जवाब देना होगा। कुछ नहीं किया, छोटा सा ही जवाब दूंगा अंजना जी, बड़ा कौन सुन रहा है? अंजना जी, मुझे दुख इस बात का है कि यहां पर मस्जिदों से कॉल दी गई, अखबारों में छपा, 70 आतंकवादियों को रिहा किया गया और लाखों कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। मगर दोषी कौन है? सोचिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 19 तारीख को शपथ लेकर 22 तारीख को आने वाले जगमोहन दोषी है। वाह, लिबरल्स किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक? 88 से 88 से पलायन आरंभ हुआ है और ये जो 90 का पलायन है ना, ये 7वां पलायन है, द 7th एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित। ये कोई पहला पलायन नहीं है, 7th एक्सोडस। जो घाटी पंडितों का था आज वो घाटी पंडित विहीन हो गया है, 7वां एक्सोडस है। उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया ना, जहां पर अपने ही लोगों ने वहीं पर धोखा दिया, जिन्हें आप कह रहे हैं कि नहीं, उनका तो खुद ही एक्सोडस हुआ ना, वो खुद ही शिकार। आईबी चीफ थे, उन्होंने साफ कहा ये प्रोपेगेंडा है मूवी में। मैं तो कह रहा हूं कि कमीशन बिठाइए, इंक्वायरी बिठाइए, डर क्यों रहे आप भाजपा वाले? अगर हम उसमें जिम्मेदार थे, अगर कश्मीरी लोकल जिम्मेदार थे, उनको सजा दीजिए। कमीशन और उनकी वापसी सिनेमा आपकी तो जिम्मेदारी एंटरटेनमेंट के लिए है ना। आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए, इंटरव्यू लीजिए वहां लोगों से, देखिए पेश करिए। आपने तो यहाँ मुझसे पूछा, मैं तो बीच में बोलता नहीं हूँ, बीच में क्यों बोलते रहते? एक तो ये हंस रहे थे जब मैं रेप के बारे में बोल रहा था, फिर अभी बीच में बोल रहे हैं। सरकार आपकी थी, आपका फेलियर है और इल्जाम अंजना जी, अब मैं बोल सकता हूँ? समय जी, वक्त की कमी है, मैं यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।